हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर्स। हमारा कल जो लेसन चल रहा था जिसके अंदर हमने टॉपिक कंप्लीट किया था मौर्यकालीन इतिहास। मौर्य काल से पहले हमारा महाजनपद काल भी कंप्लीट हुआ था। तो 600 ईसा पूर्व से हमने शुरू किया था और 185 ईसा पूर्व पर हमने खत्म कर दिया। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपने इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं मेरे को इस क्लास के अंदर वीडियो वॉच करने के बाद इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अगर किसी ने कोई वीडियो वॉच नहीं किया तो इससे पहले वो 3 वीडियो जो है, जो 4 वीडियो है, उसे वो अच्छे से वॉच करें और देखें कि क्या मिस हुआ है हमारे से। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा या आंसर नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को वॉच करें और इतना वीडियो को देखने के बाद आप इन 5 क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि इसके आंसर जरूर दें। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम करेंगे 2 वंश, जिसके अंदर पहला आ जाएगा शुंग वंश और दूसरा आ जाएगा सातवाहन वंश। जो शुंग वंश जो था, इसकी जो स्थापना थी, शुंग वंश के अंतिम राजा शुंग वंश का जो पहला राजा था वो था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का पहला शासक कौन था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी? वो था पुष्यमित्र शुंग। ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये अंतिम मौर्य सम्राट, मौर्य वंश के अंतिम राजा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? वृद्धरथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृद्धरथ। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके मगध में एक नए वंश की स्थापना की थी और वो वंश कौन सा था? शुंग वंश था। और इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और दोनों बार अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रधान पुरोहित कौन था? जो ब्राह्मण था वो था पतंजलि। पतंजलि प्रधान पुरोहित था, ब्राह्मण था, जिसने ये दोनों अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता ही है कि एक राजा के द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए अश्व को छोड़ा जाता है, घोड़े को छोड़ा जाता है। वो जितनी सीमाओं को, जितने राज्यों की सीमाओं को पार करता है वो राज्य उस राजा के अधीन हो जाता था। जो घोड़ा था वो जहां कहीं भी रुकता था उस राजा की जो सीमाएं हैं वो वहां तक बन जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो पुष्यमित्र जो शुंग था इसकी मृत्यु होती है 151 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो अगले राजा होते हैं जिसके अंदर अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र और भद्रक, इसके अलावा इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था देवभूति। शुंग वंश का जो अंतिम राजा कौन था? वो था देवभूति। और देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। जो वासुदेव है वो देवभूति का सेनापति होता है। कि जिस प्रकार मौर्य वंश का जो राजा वृद्धरथ था उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग का जो शुंग वंश था इसका जो अंतिम राजा देवभूति था, इसकी हत्या भी इसके ही सेनापति वासुदेव ने कर दी। ये जो वासुदेव होता है 73 ईसा पूर्व के अंदर देवभूति की हत्या करता और अपने एक नए वंश की स्थापना करता और नया वंश होता है कण्व वंश। ये जो कण्व वंश है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये कण्व वंश नहीं करने वाले। तो हमारा अगला जो वंश शुरू कौन सा होएगा वो होएगा सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना जो है वो 60 ईसा पूर्व के अंदर होती है। दोबारा से एक बार देख लें इसको कि जो शुंग वंश है इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है, जो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ का सेनापति होता है। वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है और ये जो पुष्यमित्र शुंग होता है ये अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है, जिसका प्रधान पुरोहित जो है वो कौन होता है? पतंजलि होता है। और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 151 ईसा पूर्व में होती है। इसके बाद के जो राजा हैं जिसके अंदर अग्निमित्र आ जाएगा, ज्येष्ठमित्रक है, बागदूत है, भद्रक है, भागवत है और देवभूति। देवभूति जो है वो शुंग वंश का अंतिम राजा होता है जिसकी हत्या वासुदेव करता है 73 ईसा पूर्व में। और इसके बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है। वो कौन सा वंश होता है? वो कण्व वंश होता है।
कण्व वंश हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम अगला जो वंश करने वाले हैं उसके अंदर आ जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 से 3। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे 1 नंबर का और एक बनेगा यहाँ पे 4 नंबर का। देखो अब 1-1 नंबर वाले कौन से होंगे और 4-4 नंबर वाले कौन से होंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि सातवाहन वंश जो है इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 60 ईसा पूर्व में। अब करता कौन है, वो करता है सिमुक नाम का एक व्यक्ति होता है, जो अंदर नामक स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ये जो अंदर नामक स्थान है ये है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र अंदर है, इसलिए इस वंश को अंदर सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सिमुक के बाद अगला राजा आता है इसमें शातकर्णी प्रथम। अगला राजा कौन है इसमें, शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी जो प्रथम होता है महान प्रतापी राजा होता है, ये संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार कर लेता है। संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित करता है। सार्वभौम का मतलब होता है कि एक अकेला व्यक्ति जिसके अधीन पूरा दक्षिण भारत आ गया हो, वो सार्वभौम होता है। सार्वभौमिक यानी कि संप्रभु कहलाता है। और इसके अलावा शातकर्णी के शासन काल में ही शकों की शक्ति में विस्तार होने लगा था। शक यानी कि जिसे क्षत्रप भी कहते हैं, इसकी शक्ति बढ़ने लगी थी महाराष्ट्र के अंदर, जिसके कारण इसकी मृत्यु के पश्चात शकों के द्वारा सातवाहन वंश की जो सत्ता थी, साम्राज्य था, जो वंश कीर्ति थी, उसमें ह्रास होने लगा, उसमें धीरे धीरे कमी होने लगी थी। और सातवाहन वंश का जो 23वां राजा था, 23वां राजा आ जाएगा इसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी। हम यहाँ सिर्फ महान राजाओं के बारे में करेंगे। पहला जिसने स्थापना की थी, इसके बाद शातकर्णी प्रथम, और इसके बाद आ जाएगा 23वां शासक। 23वां शासक आ जाएगा यहाँ पे गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ये भी क्या करता है, अपनी वंश की सत्ता समृद्धि में मतलब कि उसमें विस्तार करता है। और जो पश्चिमी क्षत्रप होते हैं, जो शक्ति होती है, उसे क्या करता है, उसे समाप्त करने का काम करता है। और इसका कार्य इतना ही होता है। इसके बाद आता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसके बाद अगला राजा कौन होता है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये जो पुलुमावी होता है ये भी अपने वंश की सत्ता कीर्ति में विश्वास करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये अपनी पुत्री का विवाह, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदामन से करता है। और रुद्रदामन जो होता है वो धोखे से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से सातवाहन वंश की सत्ता को छीन लेता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है, जिसके कारण जो सातवाहन वंश होता है वो एक बार पुनः उसकी जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला राजा आता है इसके अंदर 27वां शासक आता है इसमें यज्ञश्री। जो यज्ञश्री होता है वो क्या करता है, अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने का पुनः प्रयास करता है। 27वां शासक होता है यज्ञश्री। यज्ञश्री पुनः अपनी वंश की सत्ता कीर्ति में बढ़ोतरी करने का प्रयास करता है। और जो क्षेत्र सातवाहन वंश के राजाओं से छीने गए थे, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय जो छीने गए थे, वो उन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसके साथ साथ यज्ञश्री के द्वारा अपने शासन काल में कुछ सिक्के चलाए जाते हैं। ये सिक्के तांबे, शीशे, कांसे के भी थे। और इनमें से प्राप्त कुछ सिक्कों पर जलपोत के निशान यानी कि समुद्री जहाजों के चित्र बने हुए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सातवाहन वंश था, इसका जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो समुद्र तक फैला हुआ था। इसके बाद
जो सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में देखेंगे कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि सातवाहन जो वंश था, इसकी जो स्थापना है वो सिमुक के द्वारा की जाती है 60 ईसा पूर्व के अंदर अंदर नामक स्थान पर। ये जो स्थान होता है कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का स्थान होता है, इसलिए इसे अंदर सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश का दूसरा प्रतापी राजा होता है शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी जो प्रथम होता है ये संपूर्ण दक्षिण भारत का सार्वभौम राजा कहलाता है, संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार कर लेता है। और इसके साथ साथ जो शातकर्णी प्रथम होता है वो अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करता है प्रतिष्ठान को राजधानी बनाता है, जिसे आधुनिक स्वरूप के अंदर वर्तमान में आधुनिक रूप में पैठन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिष्ठान नामक नगरी को राजधानी किसने बनाया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा शातकर्णी प्रथम। इसके अलावा शातकर्णी प्रथम के समय शकों की शक्ति में विस्तार होने लगा। महाराष्ट्र में शक जाति जो थी विदेशी जाति थी, इसका विस्तार होने लगा था। और शातकर्णी प्रथम के बाद जो अगला राजा बना, जिसके अंदर 23वां राजा जो था वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया और जो शकों की जो शक्ति थी उसे भी समाप्त करने का प्रयास किया। और इस वंश का जो अगला राजा बनता है वो होता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ये क्या करता है, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य की वंश कीर्ति बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन से करता है, रुद्रदामन से करता है। जो रुद्रदामन होता है वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से जो संपूर्ण सातवाहन साम्राज्य के कुछ जो क्षेत्र होते हैं उन पर अपना अधिकार कर लेता है, उनसे छीन लेता है, जिसके कारण सातवाहन वंश की जो कीर्ति होती है, जो समृद्धि होती है वो समाप्त हो जाती है। और इसी वंश का 27वां शासक आता है यज्ञश्री। यज्ञश्री पुनः खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास करता है और इसी के साथ वो कुछ सिक्के भी चलाता है, जिसके जो कांसे तांबे शीशे के थे। और इन कुछ सिक्कों पर जलपोत के निशान मिलते हैं। जलपोत यानी कि समुद्री जहाजों के चित्र मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो सातवाहन साम्राज्य था उसका विस्तार कहाँ तक था, समुद्र तक फैला हुआ था। इसके अलावा जो सातवाहन वंश के राजा थे, सातवाहन वंश के राजाओं के जो राजा की अगर बात करें तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले हमने जितना भी डिस्कस किया वो क्या था, सातवाहन वंश के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आप बता सकते थे कि कौन कौन से महान प्रतापी राजा हुए, उन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार अपने वंश कीर्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था, कौन कौन से महान राजा थे, उनके बारे में आप लिख करके सातवाहन वंश की ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये जो हम आगे टॉपिक कर रहे हैं, इसके ऊपर एक अलग से ही क्वेश्चन बन सकता है कि सातवाहन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए। हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ में एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अब टॉपिक था कि सातवाहन वंश के जितने भी राजा थे वो किस धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म के अलावा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय देते थे। जैन और बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय का मतलब कि वो अपने शासन काल में अपने साम्राज्य में जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की अनुमति, कि वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा भी प्रारंभ की गई थी। ये जो भूमि दान देने की जो प्रथा है ये सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी और इसको अग्रहार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अग्रहार क्या है। अग्रहार का मतलब होता है जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई है उसे अग्रहार कहते हैं। भूमि दान देने की प्रथा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की थी, वो की थी सातवाहन वंश के राजाओं ने। इसके अलावा सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा तांबे शीशे कांसे के सिक्के चलाए गए थे और
सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया गया था। चैत्य और विहार, इन दोनों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। कार्ले का चैत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कार्ले का चैत्य किनके द्वारा निर्मित किया गया, तो आप बताओगे सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा। किनकी देन है? सातवाहन वंश की देन है। ये जो कार्ले का चैत्य है 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ले का जो चैत्य है सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था, जो 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सातवाहन वंश। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं, और साथ में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को, अपनी जो 10वीं के जो सिलेबस को वो समय पर पूरा कर सके। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। तब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।